नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम लोग एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो टारगेट करते हुए मे भी जून से जुलाई में हो सकता है। तो अभी काफ़ी टाइम है। तो हम लोग आज से हिंदी की संपूर्ण हिंदी का पूरा सिलेबस आज से कवर करेंगे। पहले एक वीडियो होगा, उसमें थ्योरी पूरी कवर की जाएगी। उसके बाद उसके एमसीक्यूज आंसर डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। पहले पूरी थ्योरी बेसिक से एडवांस तक। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे एसएससी जीडी, और चाहे यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप सभी को सबके लिए ये बेनिफिट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जुड़े रहिए और बिल्कुल अपने साथियों को जोड़ना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जीरो से चलेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। पहले की क्लास थ्योरी रहेगी, पूरी पूरी एकदम बेसिक से एडवांस तक थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद अपना एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला से ही स्टार्ट करते हैं हिंदी। तो आज सीखते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वर्ण का स्वरूप। वर्ण का स्वरूप। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ ई व च क इत्यादि। मतलब वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो एक मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य या कोई जीव सुन सकता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई पूरा शब्द है कमल, तो इसके अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, का धन मा धन ल। लेकिन कोई एक ध्वनि वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे इसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वर्ण कहलाता है। और मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और वर्णों के इन उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उन व्यवस्थित उच्चारण क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने एक क्रम लगा रखा है, पहले स्वर आते हैं, फिर अंत वो पहले स्वर आते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन आते हैं, तो एक संयुक्ताक्षर आते हैं। तो एक व्यवस्थित क्रम लगाया, तो उस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में ज़्यादा मतलब मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ है, मतलब जिसका कोई अर्थ है, तो ये है शब्द। ये तीन चार पॉइंट हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, लिखित इकाई, तो लिखित इकाई है वर्ण, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन आप समझ सकते हैं, ध्वनि। तो ये चार पॉइंट हैं, आप हमेशा याद रखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी वर्ण हो गई। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ है, ये शब्द हो गया। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये वर्ण हो गई। और मौखिक मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ये ध्वनि हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। फिर आ जाते हैं स्वर पे, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर कुल स्वर होते हैं 11। उ रे ए ऐ ओ औ, ठीक है। फिर व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन होते हैं मतलब स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, जिनको मतलब स्पर्श, एक तरीके से घर्षण उत्पन्न होता है जीभ के द्वारा, तो वो स्पर्श होता है, तो उनको कहते हैं 25 ये वर्ण होते हैं। उसके बाद अंतस्थ, 4 अंतस्थ होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। संयुक्ताक्षर होते हैं 4। और द्विगुण होते हैं 2। फिर अनुस्वार होता है, फिर विसर्ग होता है, फिर चंद्र बिंदु होती हैं। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है। स्वर होते हैं 11। ये एक बेसिक सिनेरियो था, क्या क्या है। नेक्स्ट हम स्वर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 थी।
ई उ ऋ ए ओ औ, ठीक है। स्वर के भी 3 रूप होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो नोट कर लीजिए आप लोग। लिखने के आधार पर स्वर 10 होते हैं। री नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वर के भी 3 रूप होते हैं जो उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर वर्गीकृत हैं। सबसे पहला आता है हर्ष स्वर, फिर आता है दीर्घ स्वर, फिर आता है प्लुप्त स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर क्या होते हैं? जो लघु होते हैं। लघु स्वर मतलब जो किसी अन्य स्वर के मेल से ना बने हुए हों, जो सिर्फ उनका खुद का अस्तित्व हो। जैसे आ ये है, किसी अन्य स्वर के मेल से बना हुआ नहीं है। ई, उ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर होते हैं जो किसी 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं। ये जैसे ये धन ये 2 से मिला है, ये ई से मिला है, तो ये 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जो हर्ष स्वर होते हैं उनका खुद का अस्तित्व होता है और वो किसी के स्वर के मेल से उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। तो इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या होती है 7, जो कुल मिला के 11 हो जाते हैं। अब प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण में ज़्यादा घर्षण उत्पन्न हो, जैसे ओम, राइम, मतलब तुकबंदी होती चली जाए बहुत देर तक, ये कंठ का वो घूर्णन होता रहे, ठीक है। तो ये प्लुप्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण मतलब हम हिंदी स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर आता है जीव की ऊंचाई के आधार पर। जीव की ऊंचाई के आधार पर सबसे पहला आता है विव्रत, फिर अर्धविव्रत, फिर सव्रत, फिर अर्धसम्रत। मतलब विव्रत वो स्वर होता है जिसमें मुख जो होता है वो, तो विव्रत, विव्रत किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। इसमें मुख जो होता है पूरा खुला होता है, जैसे आ बोलते हैं आ, ठीक है। और अर्धविव्रत में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हुआ हो। इसमें जो है आधा मुख खुला हुआ है, जैसे बोल के भी देख सकते हैं ए ओ अ, ठीक है। और सब्रंत में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद ही रहता है, ठीक है। और अर्ध संभ्रंत में होता है, इसमें आधा बंद रहता है, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ और आधा बंद, ठीक है। तो ये हो गए सब्रंत। तो विव्रत अ है, अर्धविव्रत ए ओ अ है, और सब्रंत में ई उ है, अर्ध संभ्रंत में ए ओ है, ठीक है। और जीव के उत्थापित भाग के आधार पर, मतलब जीव के उठने के आधार पर, ठीक है। तो इसमें होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, ठीक है। मध्य स्वर केंद्रीय स्वर को इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, जो सिर्फ अ होता है, ठीक है। और अग्रस्वर में क्या होता है? जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। मतलब जीव के अगले हिस्से, जीव की बिल्कुल टंग जो लास्ट वाली होती है उसके अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं, जो 4 होते हैं कुल, ठीक है। ई ए। और पश्च स्वर होते हैं जीव के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं, जो आ ई उ ओ, ठीक है। 5 स्वर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। मतलब ओंठ जो है उसकी स्थिति कैसी रहती है, जब बोले जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है। तो ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर 2 होते हैं, एक वृत्तमुखी होता है और एक आवृत्तमुखी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आवृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त या गोलाकार नहीं होते हैं, मतलब आवृत्तमुखी में होता है नहीं होते हैं और इसमें होते हैं। मतलब इसमें ओंठ गोलाकार, इसके उच्चारण में ओंठ की आकृति गोलाकार हो जाएगी और आवृतमुखी में गोलाकार नहीं होगी, ठीक है। तो व्रतमुखी हैं उ औ और आवृतमुखी हैं ई ए। ये 5 होते हैं, ठीक है। और ये 4 होते हैं। और आवृतमुखी को ही प्रशत और अवर्तुल भी कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आवृतमुखी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 4 नंबर, जीव के तनाव के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जीव के तनाव, एक तो होता है ढीला, एक होता है कठोर। एक बिल्कुल जीभ जो होती है लूज हो जाती है, मतलब जिसके उच्चारण करने पर बिल्कुल जीभ में ढीलापन आ जाता है, ए आ ई यू,
ठीक है। कठोर में ई ऊ एकदम मतलब तेज घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, उच्चारण के आधार पर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कंठ आता है। देखो हम ऐसे याद करते हैं, हमारा सबसे गर्दन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गर्दन से क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कंठ, फिर उसके बाद आती है तालु, ठीक है। फिर उसके बाद आती है तालु, फिर उसके बाद आती है बिल्कुल तालु के ऊपर ही होती है मूर्धा, ठीक है। फिर मूर्धा, मूर्धा के बाद आते हैं ओष्ठ, फिर ओष्ठ के बाद आते हैं दंत। दंत दंत में कोई स्वर होता नहीं है। फिर होता है अनुनासिक, फिर होता है एक होता है कंठ तालु, फिर होता है कंठोष्ठ, मतलब दोनों चीज़ें उसमें आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो कंठ होते हैं कंठ दो होते हैं फिर तालु होते हैं ई, मूर्धन्य होता है ऋषि, और ओष्ठ्य होते हैं ऊ, अनुनासिक होता है और कंठ तालु होते हैं ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 नंबर का है जो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। कंठ तालु स्वर कौन सा है, ए, ठीक है। और कंठोष्ठ ये भी पूछे जाते हैं, ओ, और सबसे इंपॉर्टेंट यही दो हैं, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कंठ तालु कौन सा है और कंठोष्ठ कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं व्यंजन। स्वर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब आ जाते हैं व्यंजन पे, ठीक है। स्वर वर्ण स्वतंत्र तथा व्यंजन वर्ण पर आधारित होते हैं, मतलब व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आधारित होते हैं, और स्वर जो होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही उच्चारित हो सकते हैं, व्यंजन का खुद का कोई नहीं होता है, ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33, और व्यंजन की निम्नलिखित मतलब कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जो कंठ तालु दंत ओष्ठ मूर्धा के स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनमें से व्यंजन वर्ण के पांच पांच व्यंजनों के पांच पांच वर्ग बना लिए गए, जो क च ट त प वर्ग में विभक्त हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ये है वर्ग का प्रथम अक्षर, ये है द्वितीय अक्षर, ये है तृतीय अक्षर, ठीक है। ये है चतुर्थ, ये है पंचम। थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और पंचम, ये कुछ इस प्रकार अक्षर हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका क्या होता है, का वर्ग में क ख ग घ ञ, फिर चा वर्ग आता है च छ ज झ ञ, फिर टा वर्ग आता है ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग त थ द ध न, पा वर्ग प फ ब भ म। ये तो बिल्कुल एकदम सटीक, मतलब दिमाग में बैठा ही होना चाहिए कि का वर्ग ये यहाँ से यहाँ तक होता है, चा वर्ग यहाँ तक होता है, टा वर्ग यहाँ तक होता है, ता वर्ग यहाँ तक होता है, पा वर्ग यहाँ तक होता है, और फिर ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये होते हैं, सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया था, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ऐसे याद कर लो सबसे पहले। ऐसे ये इसकी याद करने की कोई ट्रिक भी है, कचट तप, कचट तप ये याद कर लो आप, और कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ एक सीक्वेंस में ये याद कर लो, फिर उससे रिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंठ से ह भी उच्चारित होता है, फिर तालु से य श भी उच्चारित होता है, फिर मूर्धा से श स्पर्श व्यंजन जो होता है वो भी उच्चारित होता है, और दंत से ल श व्यंजन ये भी उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग इसमें। और ये पंचमाक्षर, ये जो होते हैं पंचमाक्षर, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं, और नासिक के व्यंजन, नासिक वर्ग होता है ये एक तरीके का पंचमाक्षर। नासिक के वर्ग होता है ये, ठीक है। जो जो नाक के द्वारा ज़्यादा हवा निकलती है, मुख से कम उच्चारण स्थान करने पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये जिन वर्णों के उच्चारण
में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के सटाने से होता है, परंतु यह कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये चार होते हैं, य, र, ल, व। ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑप्शन चार दिए गए, इनमें पूछा जाएगा इनमें अर्ध स्वर कौन सा है, तो आप याद रखिए य, र, ल, व, क्योंकि ये स्वर की जगह भी स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं कौवा। वैसे तो ऐसा लिखा जाता है, लेकिन कौवा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, मतलब स्वर की जगह भी ये स्थान मतलब प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर में ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, मतलब ऊष्मा एक उत्पन्न होती है, एक घर्षण उत्पन्न होता है जीभ के द्वारा, तो बे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, कभी बोल के देखना, श एकदम स्पीड से हवा निकल रही है मुख से, श श श ह एकदम स्पीड से निकल रही है, तो ये घर्षण से उत्पन्न एक ऊष्मा वायु। ठीक है, मतलब एक गर्म वायु एक मुख से निकलती है, तो श श श ह, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, नीचे एक टेबल बना लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। एक श्र, फिर छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, ये चार जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका मतलब वो पूछ लिया जाता है कि ये किन किन वर्णों के मेल से बने होते हैं। भाई संयुक्त व्यंजन क्यों है? संयुक्त माने दो वर्णों के मेल से कोई उत्पन्न चीज, तभी तो संयुक्त कहलाती है। तो इसका जो है ये श धन र से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो स आधा होता है, र इसमें पूरा होता है, इसमें हलंत लगता है। ये बना होता है क धन श से, और ये बना होता है त हलंत र से, और ये बना होता है जा हलंत इया से। तो इसको ज्ञा ज्ञानी नहीं, ज्या ज्ञानी बोलते हैं, हम लोग गलत उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं अल्प प्राण पे। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 30 होती है, 20 + 10। जैसे कि पहला वर्ग, मतलब वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, 5 5 5, ये हो गए 15। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ठीक है, और नोट, ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रा को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है उच्छिप्त व्यंजन जो ड होता है। ठीक है, और नोट, री को छोड़कर सभी 10 स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, देखो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है, अक्षर, और अंतस्थ और द्विगुणित। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि दिमाग में रखो पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ और द्विगुणित या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं महाप्राण पे। महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं? जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, मतलब प्राणवायु, अल्प प्राण में कम प्राणवायु लगती है और इसमें महाप्राण में प्राणवायु ज़्यादा लगती है, मतलब एक ताकत ज़्यादा लगती है बोलने में। ठीक है, तो इनकी संख्या कुल 15 होती है। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, जो अभी पिछले में वर्ग हमने का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग ये सिखाए थे ना, तो उसका दूसरा और चौथा अक्षर और एक उच्छिप्त डा, उसमें ड़ है, इसमें ड है। ठीक है, और याद रखने का सबसे आसान तरीका, वर्ग का दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं घोष और अघोष। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस मतलब घोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं, पहले सबसे समझ लेते हैं। नार सुर की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर के तंत्र झंकृत होते हैं वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जिसमें झंकृत नहीं रहती है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, सारे स्वरवर्ण और यारालावा और ह। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो और अघोष वर्ण में क्या होता है? अघोष वर्ण में क्या होता है, ये इसमें देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, क, ख, च, छ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम
द्वितीय वर्ण और ऊष्म वर्ण के ह के अतिरिक्त समस्त वर्ण, मतलब ऊष्म वर्ण जो होते हैं श श श ह, मतलब ह के अतिरिक्त श श श, बाद बाकी सारे अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब आता है हल या हलंत, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ स्वर के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, हालांकि अ स्वर छिपे रूप में रहता है, इसके अभाव से व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम व्यंजन वर्ण को लिखते समय जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अर्थात हल या चिन्ह, जैसे क ख, जैसे ये का के नीचे लगा है, ग के नीचे लगा है, च के नीचे लगा है, यही हल या हलंत होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार को। ठीक है, किसी भी व्यंजन वर्ग का पंचम या उस वर्ण का अंतिम अक्षर जो कि अनुनासिक वर्ण भी होते हैं पंचमाक्षर कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। ढ़, अञ और ढ़, न, म, मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर होता है ये पंचमाक्षर, ये कहलाते हैं। अब हम इसको थोड़ा समझ अब हम थोड़ा इसको इसका सिनेरियो समझ लेते हैं, क्या कितना क्या है। ठीक है, तो वर्णों की संख्या समझते हैं इसको थोड़ा। ये लास्ट पॉइंट बचा है, इसके बाद क्लास एंड एंड करते हैं हम लोग, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आपका। ठीक है, वर्णों की संख्या, स्वर, अयोगवाह, ठीक है, ये अपनी कॉपी में सबसे पहले ऊपर ही लिख लेना, उच्छिप्त, थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझते हैं उच्छिप्त, संयुक्त और व्यंजन, मतलब स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, उच्छिप्त कितने होते हैं, स्वर संयुक्त कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, कुल मिला के कितने कितने होते हैं। ये होते हैं 11। ठीक है, 11 प्लस ये होते हैं, अयोगवाह की संख्या होती है 2, प्लस उच्छिप्त की संख्या होती है 2, ड ढ। ठीक है, अयोगवाह अंग अह, स्वर जो होते हैं अ ई उ ए ऋ, ठीक, ये तक, और संयुक्त जो होते हैं 4, और व्यंजनों की संख्या होती है 33। कुल मिला के ये बनते हैं 52। ठीक है, तो ये आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा मतलब जितना भी थ्योरी बन सकता था वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जितना पढ़ाया है उतना ही नोट कर लो, और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, भर्ती सार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, हम ये वीडियो के नीचे लिंक अपडेट कर देंगे, तो उससे ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और इसका कल जो आएगा, कल हम इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, कम से कम 50+ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, और तो बने रहिए और अपने प्यारे साथियों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हम बेहतरीन आपको कंटेंट मतलब प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट भी करिए कैसा आपको सेशन लगता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।